तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं कुछ डोनर एरिया से रिलेटेड बातें कि अगर आप डोनर एरिया को ट्रिम करवाने वाले हो या डोनर एरिया को सेट कराना चाहते हो तो कैसे डोनर एरिया को सेट कराएं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हो कि हमारा डोनर एरिया जो हो वो विजिबल ना हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अंश ट्रांसफॉर्मेशन हेलो होला नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अंश ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ डोनर एरिया से रिलेटेड बातें। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैंने एक रील डाला था, स्टेटस डाला था इंस्टाग्राम पे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे अपने फ़ोटोज़ वीडियो डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि अभी मेरा रिजल्ट कैसा है और कैसा एक्चुअल लुक आता है जब मैं अपने बालों को सेट करता हूँ या कटिंग कराता हूँ, या फिर जब मैं बालों को ऐसे नॉर्मल बाहर निकलता हूँ तो कैसे मेंटेन करके रखता हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आप। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों का, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक क्लियर कर सकूँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक रील डाला था इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे मैं राइडिंग कर रहा था, तो उसमें मैंने सर जब घुमाया तो मेरा जो डोनर एरिया था वो यहाँ से काफ़ी विजिबल था। तो लोगों के काफ़ी कमेंट थे उस पर कि मेरा जो डोनर एरिया वो काफ़ी डीप हो गया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा कम बाल दिख रहे हैं उसके वहाँ पे। तो उसके बारे में आज सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा कि वो क्यों था, कैसे उससे बचें, और क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो विजिबिलिटी है वो कम दिखे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो डोनर एरिया होता है हमारा, वहाँ की जो डेंसिटी होती है कंपैरिजन टू फ्रंटल एरिया वो ज़्यादा होती है। तो हमारा जो डोनर एरिया जो होता है, एक्चुअली सेफर जोन की अगर मैं बात करूँ, जो कि ये जोन होता है वो हमारा सेफर जोन होता है। ये जोन होता है जो इसके नीचे का जो होता है वो हमारा अनसेफ जोन होता है, इसके ऊपर का जो होता है वो भी अनसेफ होता है। तो जो मेन होता है यहाँ से कान के ऊपर के हिस्से का जो होता है, यहाँ से कान के पीछे की साइड से ऊपर से, और ये पूरा एरिया जो होता है वहाँ पे सेफर जोन होता है। अब इसमें सीन क्या होता है कि जो बाल होते हैं हमारे, जो हेयर्स होते हैं, अगर हम इस साइड को जाते हैं तो यहाँ पे जो बालों का जो एक होता है ग्रोथ, उसमें कभी 2 बाल होते हैं, 3 बाल होते हैं, तो डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा दिखती है। और सेम अगर मैं बीच की बात करूँ बालों में, तो यहाँ पे डेंसिटी बालों की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। सिंगल बाल होते हैं, डबल फॉलिकल वाले हेयर होते हैं। तो जो अगर आप फॉलिकल समझ रहे हो क्या होते हैं तो वो मैं बता देता हूँ आपको। फॉलिकल एक्चुअली क्या होता है, जो ग्राफ्ट होते हैं, सिंगल ग्राफ्ट के अंदर सिंगल फॉलिकल भी हो सकता है, मतलब एक बाल भी हो सकता है एक रूट में, और मल्टीपल बाल भी हो सकते हैं, 2 या 3, या मैक्स टू मैक्स लोगों के 4 या 5 हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होता है, 4 बहुत रेयर केस में होता है, पर 3 मैक्स टू मैक्स लोगों के हो जाते हैं। अगर वो भी साइड की मैं बात करूँ तो ये जो जोन होता है यहाँ पे एक ग्राफ्ट के अंदर 2 से 3 फॉलिकल्स होते हैं। तो इसलिए जो यहाँ का जो होता है एरिया, इसमें हमें डेंसिटी ज़्यादा दिखती है। इवन जो हमारे बाल होते हैं, अगर हम उनको सेव कर दें, ट्रिम कर दें, तो हमें लगता है कि नहीं, सिंगल जो बालों का जो डेंसिटी है वो दूर दूर ही है। पर होता क्या है कि उन बालों के बीच में, मतलब एक ग्राफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक ग्राफ्ट के अंदर मल्टीपल फॉलिकल होते हैं। तो जब बाल हमारे बड़े होते हैं तो फॉलिकल फैल जाते हैं, वो बाल एक एक खुल जाते हैं, क्योंकि वो तो हैं एक ग्राफ्ट के ही पर उसमें बाल 3-4 हैं। तो जब खुल जाते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, बहुत घना दिखता है। तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है हमारा, तो क्या होता है कि जो ग्राफ्ट निकाले जाते हैं, तो यहाँ से भी निकाले जाते हैं, साइड से भी, इधर से भी निकाले जाते हैं, बीच से भी निकाले जाते हैं। तो जब बीच और साइड की जो बात करूँ मैं, अगर यहाँ के जो होते हैं, यहाँ पे अगर सेम रेशियो में अगर बाल निकाला जाए, ग्राफ्ट निकाले जाए, तो जो फॉलिकल की क्वांटिटी होती है वो तो ज़्यादा हो जाती है, पर ग्राफ्ट तो उतने ही निकले हैं। जैसे मान लो 500 ग्राफ्ट यहाँ से निकले हैं, 500 ग्राफ्ट यहाँ से निकले हैं, 500 बीच से निकले हैं। ओके, तो अब क्या होता है कि यहाँ से जो ग्राफ्ट निकले हैं उसके फॉलिकल्स ज़्यादा थे, तो वहाँ पर डेंसिटी अब हमें कम लगने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब बालों को ट्रिम करते हैं, जब बालों को ट्रिम किया जाता है, तो यहाँ पे फॉलिकल हमारे ज़्यादा हैं, यहाँ पे अब डेंसिटी कम हो चुकी है, तो ये विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कंपैरिजन टू बीच के एरिया का। यहाँ पे ज़्यादा विजिबिलिटी दिखने लगती है, क्योंकि जब हल्के से बाल बड़े होते हैं, मतलब एक, अगर आप पूरा ट्रिम कराते हो तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, पर अगर वो बाल बढ़ने स्टार्ट होंगे तो उससे समझ में आने लगता है, क्योंकि फिर फॉलिकल्स खुलने लगते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ऐसा लगता है विजिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम हेयर हैं, और बीच में थोड़े से हेयर ज़्यादा हैं, फिर कम है। तो ये मेन रीज़न होता है इनका, फॉलिकल्स का जो सिस्टम होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप इनको ट्रिम करवाना है तो आप कैसे ट्रिम करवा सकते हो कि आपको विजिबिलिटी कम पता चले।
तो सबसे बेस्ट फंडा है कि अगर आप अपने बार्बर के पास जाते हो तो उनसे बोलो कि जब हमारा हेयर ट्रिम करें बैक साइड में, तो जो मैचिंग एरिया है इस एरिया पे, यहाँ का जो बाल है उसको ज़्यादा ट्रिम करें, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ से हमारे डोनर एरिया निकले हुए हैं उसको थोड़ा सा हल्का छोड़ के ट्रिम करें। तो उससे क्या होगा कि जो बालों में विजिबिलिटी रहेगी, जो डोनर एरिया की विजिबिलिटी रहेगी, वो उतनी पता नहीं चलने वाली है कंपैरिजन टू जब हमारा जो नीचे का एरिया अगर ट्रिम हो चुका है। तो अगर उसको आप सेम ट्रिम करवाते हो, अगर आई मीन टू से कि अगर आप जब बालों को ट्रिम करवा रहे हो तो अगर आप पूरा एक जैसा ट्रिम करवाओगे तो ऑफकोर्स जो नीचे के बाल हैं वहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वहाँ के फॉलिकल्स बहुत अच्छे हैं और एक एक रूट में 3-4 फॉलिकल हैं, तो इस वजह से यहाँ की विजिबिलिटी लगती है बहुत ज़्यादा डेंस है। और यहाँ पे बाल हमारे निकल चुके हैं, यहाँ पे फॉलिकल निकल चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम लगेगा। तो आप नीचे का ज़्यादा ट्रिम करवाएं, ऊपर का कम करवाएं, और फिर जो नॉर्मल हमारा ऊपर है जो अनसेप जोन है क्राउन के साइड, वो थोड़ा सा हल्का ही रहे तो बेटर है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वैसे मेरे केस में जो मेरा क्राउन है उसमें उतनी अच्छी डेंसिटी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ क्राउन का जो है एरिया उस पर मैं ज़्यादा कटिंग नहीं करवाता हूँ। और अभी फ़िलहाल अपने केस में मैं बताऊँ, जो मैंने लास्ट टाइम ट्रिम करवाया था वो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि मेरा जो डोनर एरिया है वो कैसा दिखता है, तो मैं बहुत ही अच्छे से बहुत दबा के ट्रिम करवाया था। इस वजह से ये रीज़न था जो आपने मेरा इंस्टाग्राम पे रील देखा था, तो ये रीज़न है जो आपने मेरा इंस्टाग्राम पे रील देखा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो डोनर एरिया था वहाँ पे डीप लग रहा था कि डेंसिटी बहुत ही कम है, और यही काफ़ी लोगों के कमेंट थे। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने ऊपर कि कैसा लुक आता है। तो कमिंग वीडियो में शायद कुछ महीनों बाद आप देखने वाले होंगे कुछ नया लुक आएगा मेरे बालों में, क्योंकि मैं जीरो ट्रिम करवाने वाला हूँ बालों को, और देखना चाहता हूँ कि जो डोनर एरिया और जो मेरी बालों का जो जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ वो कैसा लुक आता है, क्योंकि कुछ नया मुझे ट्राई करना है, तो वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और अभी इस वीडियो में मुझे बस आपको ये बताना था कि अगर आप डोनर एरिया ट्रिम करवा रहे हो तो कैसे करवाओ, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बातों को अच्छे से ध्यान रख के आप ट्रिम करवाओ तो आपकी विजिबिलिटी जो है वो पता ना चले। और अगर मैं बात कर लूँ कि जिनके डोनर एरिया की क्वालिटी पहले से ही कम है, हेयर ट्रांसप्लांट के पहले से ही, और हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद तो उसकी डेंसिटी और भी कम हो गई है, तो उनको कैसे ध्यान में रखना चाहिए, क्या कैसे ट्रिम कराना चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो डोनर एरिया के बाल ट्रिम ना करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप बालों को एक लिमिट तक बड़ा रखते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे बालों का जो लेंथ है, अगर एक इस लेंथ पर आप बाल रखते हो तो इससे क्या पता चलता है कि आपके डोनर एरिया में क्या क्वालिटी है, डेंसिटी है बालों की। बिल्कुल आपको कोई भी नहीं पता कर पाएगा कि कितना अच्छा डेंस है, कितना खराब डेंस है, क्योंकि जब ये जो बाल होते हैं हमारे बैक साइड में डोनर के जो बाल होते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है वो नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे पता करना बहुत ही मुश्किल है कि इनकी डेंसिटी क्या है और कैसी क्वालिटी, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर विदाउट ट्रिम किए आपके बालों की क्वालिटी नहीं बता सकता है डोनर एरिया की कि कैसा है, मैं इतने इस एरिया से कितना ग्राफ्ट निकाल सकता हूँ, कितने फॉलिकल्स निकाले जा सकते हैं, अनटिल अनलेस कि वो बालों को अच्छे से ट्रिम ना कर ले। तो ये रीज़न होता है। तो उनके लिए यही बेटर है कि अगर अपने वो बालों को ज़्यादा ट्रिम ना कराएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपने FUE या FUT कोई भी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया होगा और अपने बालों को बहुत ज़्यादा ट्रिम कराओगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको, अगर अपने FUE कराया है तो पिंच पॉइंट दिखेगा, लगेगा कि आपके बालों में यहाँ पे छेद है थोड़ा सा। अगर आपका बहुत पुराना टाइम का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो हो सकता है कि बड़े होल्स दिखें, और हो सकता है अगर रिसेंट कराया हो तो डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने कितने अच्छे तरीके से, कितना फिनिशिंग से आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तो उतने आपको विजिबिलिटी दिख जाएगी। और अगर आपने FUT से कराया है तो आपको स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेच मार्क दिखेगा, जिसपे ऐसा लगेगा कि आपकी जो स्किन है वहाँ से कटी हुई है। तो बेटर है कि उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ना दिखाने से अच्छा है कि अपने बालों की लेंथ को एक लिमिट तक बड़ा करके रखें, क्योंकि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो बालों को बड़ा करने के लिए ही कराया है, तो बेटर है कि उस पर ध्यान रखें, और उसको अगर आप ट्रिम करवाने का सोच रहे हैं तो ज़्यादा ट्रिम ना करवाएं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको डोनर एरिया से रिलेटेड बताना चाहता था, और अभी मैं अपने बालों की लेंथ को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, बताऊँगा। और आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, पर्सनल मैसेजेस हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मुझे ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, मैं कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों को रिप्लाई दे सकूँ।
और मैं रिप्लाई देता ही हूँ। और रिसेंट में जिन्होंने अभी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं मेरे जानने वाले, मैं उनका केस स्टडी जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और टाइम स्पेंड हो जाए, उनके जो हीलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, सेटिंग फेज स्टार्ट हो जाए, तो उनके मैं आपको दिखाऊंगा, उन पे केस स्टडी करके बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। तो बी फिट बी एक्टिव, बाय बाय।